हेलो बच्चों, तो वेलकम सभी का आज की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो तंत्रिका तंत्र चल रहा था और तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दो भागों से मिलकर के बना होता है। आपका एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो कि ऊपर आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क दिखाई दे रहा है और नीचे जो एक संरचना दिखाई दे रही है वो है मेरुरज्जु। तो ये रहा आपका ब्रेन और ये जो संरचना होती है रीढ़ की हड्डी के जैसी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, तो ये होती है आपकी मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला भाग है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो इसको अपन केंद्रीय अंग कह सकते हैं, जो सूचना विनिमय तथा आदेश और नियंत्रण का कार्य करता है। तो पूरे शरीर में सूचनाएं लाने ले जाने का कार्य करता है और नियंत्रण का कार्य भी करता है। हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में कोई भी एक्टिविटी बिना मस्तिष्क के आदेश के नहीं हो सकती। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्रावण आदि को नियंत्रण करता है। ये करीब 1.5 kg का वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। तो ये अपना जो शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, ये पूरे शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों को करता है, जैसे नियंत्रण करना, अपने शरीर का बैलेंस बिठाना, मानव व्यवहार, चलना फिरना, बोलना, सब जो भी अपन व्यवहार करते हैं वो सारी एक्टिविटी ये कंट्रोल करता है। रुधिर परिसंचरण जो होता है अपना ब्लड का जो परिसंचरण तंत्र है जो कि अपन ने पढ़ा है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। श्वसन को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है, जो आप सांस लेते हो। देखने, सुनने, बोलने आदि क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो। इसके विभिन्न भागों को एक बार नज़र डाल दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर प्रमस्तिष्क दिया हुआ है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क दिया है, मेडुला ऑब्लंगेटा दिया है और पोन्स दिया है। इनसे मिलकर बना होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पर थैलेमस भाग दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोथैलेमस दिया है, पीयूष ग्रंथि दी हुई है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के समान होती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क, उसके बाद है मेरुरज्जु। तो चलिए इनको समझते हैं। जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, जो अपना मस्तिष्क होता है वो एक खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, खोपड़ी के अंदर व्यवस्थित रहता है। मस्तिष्क के आवरण में के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य होता है। मस्तिष्क और मस्तिष्क के बीच में एक जगह होती है खाली, वहाँ पर एक द्रव भरा होता है, उसे मस्तिष्क मेरुद्रव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर पाया जाता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। मस्तिष्क जो है अपना, उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं अपन अग्र मस्तिष्क की। जो अग्र मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क का मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। तो प्रमस्तिष्क जो होता है वो मानव मस्तिष्क का 80 to 85% पार्ट होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, ये प्रमस्तिष्क यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा प्रमस्तिष्क। अब ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ना, ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा प्रमस्तिष्क वाला भाग होता है, ठीक है। ये वाला पूरा भाग जो होता है सारा क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारने का कार्य संपादित होता है। यह एक लंबा गहरा विदर प्रमस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करने का कार्य करता है। तो एक लंबा गहरा विदर होता है जो कि क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को 2 भागों में बांट देता है राइट और लेफ्ट भाग में, ठीक है। तो राइट वाले पार्ट को तो राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो कि जो हमारा मस्तिष्क का चित्र दिया हुआ है, ये मस्तिष्क का चित्र जो है, ये देखिए मस्तिष्क का चित्र दिया हुआ पूरा। अब ये मस्तिष्क का जो है बीच में से एक खांच नुमा आकृति के द्वारा, खांच के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो राइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। अब उसमें क्या होता है, हमारे जो 2 हेमिस्फीयर है राइट और लेफ्ट, तो जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर होता है वो तो अपनी बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और लेफ्ट वाला राइट वाले को, ऐसा होता है। मतलब लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा
बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा और माइंड का जो राइट वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से होता है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपकी माइंड का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपके माइंड का राइट वाला जो हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अगर कार्य की बात करें वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो। जो राइट वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है और लेफ्ट वाले पार्ट में कि क्या कार्य होते हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो सबसे पहला होता है लैंग्वेज, फिर होता है राइटिंग, फिर होता है लॉजिक लगाना। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है भाषा जो अपन यूज़ करते हैं वो माइंड का कौन सा पार्ट करता है, राइट वाला पार्ट अपनी हेल्प करता है उसके लिए। और उसके बाद दे रहा राइटिंग जो लिखने का काम होता है उसके लिए कौन आपकी हेल्प करता है, वो भी राइट वाला पार्ट। लॉजिक तर्क वितर्क लगाते हैं अपन, लॉजिक देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो। और मैथ्स और साइंस के जो जिनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उनका अपन कह सकते हैं कि राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर अपन बात करें राइट वाले पार्ट की तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे म्यूजिशियन हो गया, म्यूज़िक बजाने वाले हो गए, फैंटेसी आर्ट जीनियस लोग जो होते हैं वो इसमें आते हैं, क्रिएटिविटी वाले लोग जो होते हैं वो इसमें आते हैं, और परसेप्शन वाले लोग इसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान का एक ही पार्ट एक्टिव होता है, तो दोनों ही पार्ट एक्टिव होते हैं। कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, बस इतना सा फ़र्क होता है। किसी का राइट ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का लेफ्ट वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। तो चलिए आ जाते हैं अपन वापस अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पर। तो चलिए ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव पाया जाता है। तो प्रत्येक जो अपना गोलार्ध होता है राइट या लेफ्ट, इसमें धूसर द्रव पाया जाता है जो प्रत्यास्था, प्रांतस्थ्या या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। इन नामों से इनको जाना जाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक श्वेत द्रव होता है। दो तरह के द्रव इसके अंदर पाए जाते हैं, श्वेत द्रव और धूसर द्रव। ठीक है, तो श्वेत द्रव जो होता है इसको वाइट मैटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, वाइट मैटर भी इसको कहा जा सकता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव होता है और से बना हुआ होता है तथा अंतस्थ्या या मध्यांश कहा जाता है। ठीक है, जो वाइट मैटर वाला पार्ट होता है इसको मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। दूसरा द्रव जो होता है ग्रे मैटर भी इसको कह सकते हैं, में कई तंत्रिकाएं पाई जाती है। दूसरे द्रव में क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है बहुत सारी। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है पूरा एक टॉपिक है जो अपन आगे समझेंगे। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो राइट और लेफ्ट दो गोलार्ध अपन ने पढ़े अभी, ये दोनों गोलार्ध क्या होते हैं, एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कार्पस कैलोसम की पट्टी कहते हैं। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। तो थैलेमस जो है प्रेरक और संवेदी संकेतों का केंद्र। प्रेरक और संवेदी संकेत क्या होते हैं, संवेदी मतलब जो संवेदनाएं आती हैं, जो संकेत आते हैं, और प्रेरक का मतलब जहाँ से संवेदनाएं या सूचनाएं जाती है। ठीक है, तो अपना मस्तिष्क जहाँ जिस पॉइंट पर सूचनाएं लेता है वो, और जहाँ से सूचनाएं जाती है वो दोनों पॉइंट एक ही है, जिसको थैलेमस के नाम से जाना जाता है। तो एक और बात मैं समझाऊँ तो एक लाइन में बात ये है कि थैलेमस जो है यहीं से सूचनाएं आती है और यहीं से सूचनाएं जाती है मस्तिष्क के लिए। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के डायेंसिफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। तो आपका जो डायेंसिफेलोन भाग है उसी पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस भी स्थित होता है। यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, थकान, ताप, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का कार्य करता है। तो ये सभी कार्य इसके हैं। नेक्स्ट आता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, यह 4 पिंडों में बटा होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की अगर बात करें तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये अपना अगर मध्य मस्तिष्क है तो मध्य मस्तिष्क को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4। तो 2 ऊपर और 2 नीचे हो गए। ठीक है, तो प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। तो इसके जो 4 भाग, इसमें प्रत्येक भाग को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए होते हैं तथा निचले 2 पिंड जो होते हैं वो श्रवण के लिए होते हैं। तो जो 4 पार्ट में अपन ने इसको बांटा था, ऊपर 2 नीचे 2, तो ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो दृष्टि के लिए होते हैं, और जो नीचे के 2 पिंड होते हैं वो श्रवण मतलब सुनने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पश्चिम मस्तिष्क। यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। तो 3 पार्ट जो हैं अनुमस्तिष्क के हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश इसमें आते हैं। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों
को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क की बात करें अगर फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस पार्ट का, तो ये क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियां मतलब जो जिनके द्वारा अपन इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाथ और पैर इनकी जो पेशियां होती है ये ऐच्छिक पेशियां होती है, क्योंकि इनको अपन अपनी मर्जी से चला सकते हैं। अपने हाथ और पैरों को अपनी मर्जी से अपन चलाते हैं। ये एक विलगित सतह वाला भाग होता है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। वो पोन्स वाला पार्ट जो होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अपने मस्तिष्क में विभिन्न पार्ट होते हैं, उन सभी पार्टों को जोड़ने का कार्य करता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्यांश की अगर बात करें तो जो अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से नहीं होती, जैसे कि हृदय की धड़कन अपने आप चलती रहती है, अपन अपनी मर्जी से नहीं चलाते। रक्तदाब जो है अपने आप चलता रहता है। पाचक रसों का श्रवण भी अपने आप होता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो भाग है ये मस्तिष्क का सबसे लास्ट वाला अंतिम भाग है। यहीं से क्या होती है, मेरुरज्जु जो होती है वो जुड़ी होती है। तो ये हो गया अपना मस्तिष्क। उस मस्तिष्क के बाद जो है वो अपना जो है सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट जो उसका नाम है आपका मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु को भी अपन अभी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। ठीक है, तो मध्यांश वाला भाग जो होता है, वो मध्यांश वाला भाग क्या होता है, मेरुरज्जु यहीं पर जुड़ी होती है। मस्तिष्क का सबसे लास्ट वाला ये पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट अपना मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर नहीं होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। इसको ठीक कर लेना। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। तो मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण है। 2 अंग होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं बताइए ज़रा। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। पश्चिम मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है मध्यांश के माध्यम से क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकाओं के मध्य एक तंत्रिकीय नाल है जो सुरक्षित रहती है। तो ये एक तंत्रिकीय नाल है जो कि कशेरुकाओं के मध्य ये सुरक्षित रहती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ऊपर तो मस्तिष्क है और मस्तिष्क के नीचे एक ये मस्तिष्क में से एक धागेनुमा संरचना, धागों का गुच्छे जैसी एक संरचना, ऐसे लंबी सी संरचना निकली होती है। अब ये जो संरचना है ना, ये देखिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी दी हुई है। ये जो पूरी संरचना आपको दी हुई है ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अब ये रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक नाल होती है, एक नली जैसी संरचना होती है। उसी नाल में ये जो है मेरुरज्जु पाई जाती है। ठीक है, तो मेरुरज्जु जो होती है मस्तिष्क से निकलती है और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नाल रूपी संरचना होती है। उसी नाल में ये पूरे शरीर में, पूरी कशेरुक दंड में फैली होती है, रीढ़ की हड्डी में फैली होती है। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। इसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर मोटी दीवार घेरे हुए रहती है। ये भीतरी स्तर जो होता है दूसरा द्रव्य होता है तथा बाहरी स्तर जो होता है वो श्वेत द्रव्य होता है, जैसा कि अभी अपन ने जाना था वहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, दूसरा द्रव्य तथा श्वेत द्रव्य, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर इसको कह सकते हैं। दूसरा द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होता है। ठीक है, तो उसके पूरी जहाँ तक ये मेरुरज्जु होती है वहाँ तक ये जो दूसरा द्रव्य होता है पूरी मेरुरज्जु को कवर किए हुए होता है। ठीक है, मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उनको नियमन और नियंत्रित करने का ये कार्य करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब सूचनाओं को लाना और उसके जो वापस से सूचनाएं भेजनी उन सूचनाओं को भेजने का कार्य करती है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर अपना हाथ गर्म चीज़ के टच हो जाता है तो वहाँ से जो सूचनाएं आती है अपने मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से वापस जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और इन्हीं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मस्तिष्क के लिए जो शरीर के प्रत्येक भाग से जो भी आवेग आते हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक जाते हैं और मस्तिष्क से आने वाले आवेग भी मेरुरज्जु से होकर पूरे शरीर में फैलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक था मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये कंप्लीट होता है। कल जो अपन पढ़ेंगे वो परिधि तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।